वह इस समय दूसरे कमरे में बेहोश पड़ा है। आज मैंने उसकी शराब में कोई चीज मिला दी थी कि खाली शराब वह शरबत की तरह गटगट पी जाता है और उस पर कोई खास असर नहीं होता। आँखों में लाल ढोरे से झूलने लगते हैं, माथे की शिकने पसीने में भीगकर दमक उठती हैं, होंठ का झर और उजागर हो जाता है और बस होशोवास बदस्तूर कायम रहते हैं। हैरान हूँ कि यह तरकीब मुझे पहले कभी क्यों नहीं सूझी। शायद सूझी भी हो और मैंने कुछ सोचकर इसे दबा दिया हो। मैं हमेशा कुछ न कुछ सोचकर कई बातों को दबा जाता हूँ। आज भी मुझे अंदेशा तो था कि वह पहले ही घूंट में जायका पहचान कर मेरी चोरी पकड़ लेगा, लेकिन गिलास खत्म होते होते उसकी आंखें बुझने लगी थी और मेरा हौसला बढ़ गया था। जी में आया था कि उसी क्षण उसकी गर्दन मरोड़ दूं, लेकिन फिर नतीजों की कल्पना से दिल दहलकर रह गया था। मैं समझता हूँ कि हर बुज़दिल आदमी की कल्पना बहुत तेज होती है, हमेशा उसे हर खतरे से बचा ले जाती है। फिर भी हिम्मत बांधकर मैंने एक बार सीधे उसकी ओर देखा जरूर था। इतना भी क्या कम है कि साधारण हालात में मेरी निगाहें सहमी हुई सी उसके सामने इधर उधर फड़फड़ाती रहती हैं। साधारण हालात में मेरी स्थिति उसके सामने बहुत असाधारण रहती है। खैर, अब उसकी आंखें बंद हो चुकी थी और सर झूल रहा था। एक ओर लुढ़क कर गिर जाने से पहले उसकी बाहें दो लदी हुई ढीली टहनियों की सुस्तसी उठान के साथ मेरी ओर उठ आई थी। उसे इस तरह लाचार देखकर भ्रम हुआ था कि वह दम तोड़ रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह मूजी किसी भी क्षण उछलकर खड़ा हो सकता है। होश संभालने पर वह कुछ कहेगा नहीं। उसकी ताकत उसकी खामोशी में है। बातें वह उस जमाने में भी बहुत कम किया करता था, लेकिन अब तो जैसे बिल्कुल गूंगा हो गया हो। उसकी गूंगी अवहेलना की कल्पना मात्र से मुझे दहशत हो रही है। कहा ना कि मैं एक बुज़दिल इंसान हूँ। वैसे मैं न जाने कैसे समझ बैठा था कि इतने अरसे की अलहदगी के बाद अब मैं उसके आतंक से पूरी तरह आजाद हो चुका हूँ। इसी खुशफहमी में शायद उस रोज उसे मैं अपने साथ ले आया था। शायद मन में कहीं उस पर रोब गांठने, उसे नीचा दिखाने की दुराशा भी रही हो सकता है कि मैंने सोचा हो कि वह मेरी जीती जागती खूबसूरत बीवी, जागते मटते तंदुरुस्त बच्चों और आरास्ता पैरास्ता आलीशान कोठी को देखकर खुद ही मैदान छोड़कर भाग जाएगा और हमेशा के लिए मुझे उससे निजात मिल जाएगी। शायद मैं उस पर यह साबित कर दिखाना चाहता था कि उससे पीछा छुड़ा लेने के बाद किस खुशगवार हद तक मैंने अपनी जिंदगी को संभाल संवार लिया है। लेकिन ये सब लंगड़े बहाने हैं। हकीकत शायद यह है कि उस रोज मैं उसे अपने साथ नहीं लाया था, बल्कि वह खुद ही मेरे साथ चला आया था, जैसे मैं उसे नहीं बल्कि वह मुझे नीचा दिखाना चाहता हो। जाहिर है कि उस समय यह बारीक बात मेरी समझ में नहीं आई होगी। मौके पर ठीक बात मैं कभी नहीं सोच पाता। यही तो मुसीबत है। वैसे मुसीबतें और भी बहुत है, लेकिन उन सब का जिक्र यहाँ बेकार होगा। खैर, माला के सामने उस रोज मैंने इसी किस्म की कोई लंगड़ी सफाई पेश करने की कोशिश की थी और उस पर कोई असर नहीं हुआ था। वह उसे देखते ही बिफर उठी थी। सबसे पहले अपनी बेवकूफी और सारी स्थिति का एहसास शायद मुझे उसी क्षण हुआ था। मुझे उस कमबख्त से वहीं घर से दूर उस सड़क के किनारे किसी न किसी तरह निपट लेना चाहिए था। अगर अपनी उस सहमी हुई खामोशी को तोड़कर मैंने अपनी तमाम मजबूरियां उसके सामने रख दी होती, माला का एक खाका सा खींच दिया होता, साफ साफ उससे कह दिया होता, देखो गुरु, मुझ पर दया करो और मेरा पीछा छोड़ दो, तो शायद वहीं हम किसी समझौते पर पहुंच जाते। और नहीं तो वह मुझे कुछ मोहलत तो दे ही देता। छूटते ही दो मोर्चों को एक साथ संभालने की दिक्कत तो पेश न आती। कुछ भी हो, मुझे उसे अपने घर नहीं लाना चाहिए था, लेकिन अब यह सारी समझदारी बेकार थी।
माला और वह एक दूसरे को यूं घूर रहे थे जैसे दो पुराने और जानी दुश्मन हो। एक क्षण के लिए मैं यह सोचकर आश्वस्त हुआ था कि माला सारी स्थिति खुद संभाल लेगी, और फिर दूसरे ही क्षण में माला की लानत मलामत की कल्पना कर सहम गया था। बात को मजाक में घोल देने की कोशिश में मैंने एक खास गिलगिले लहजे में, जो मेरे पास ऐसे नाजुक मौकों के लिए सुरक्षित रहता है, कहा था, डार्लिंग, जरा रास्ता तो छोड़ो कि हम बहुत लंबी सैर से लौटे हैं, जरा बैठ जाए तो जो सजा जी में आए दे देना। वह रास्ते से तो हट गई थी, लेकिन उसके तनाव में कोई कमी नहीं हुई थी, और न ही उसने मुझे बैठने दिया था। साथ ही उस मुर्दार ने मेरी तरफ यूं देखा था जैसे कह रहा हो, तो तुम वाकई इस औरत के गुलाम बनकर रह गए हो। और खुद मैं उन दोनों की तरफ यूं देख रहा था जैसे एक की नजर बचाकर दूसरे से कोई साजिशी संबंध पैदा कर लेने की ख्वाहिश हो। फिर माला ने मौका पाते ही मुझे अलग ले जाकर डांटना डपटना शुरू कर दिया था। मैं पूछती हूँ कि यह तुम किस आवारागर्द को पकड़कर साथ ले आए हो? जरूर कोई तुम्हारा पुराना दोस्त होगा, है ना? इतने बरस शादी को हो चले, लेकिन तुम अभी तक वैसे के वैसे ही रहे। मेरे बच्चे उसे देखकर क्या कहेंगे? पड़ोसी क्या सोचेंगे? अब कुछ बोलोगे भी? मैं हैरान था कि क्या बोलूं। माला के सामने मैं बोलता कम हूँ, ज्यादा समय तोलने में ही बीत जाता है और उसका मिजाज और बिगड़ जाता है। वैसे उसका गुस्सा बजा था, उसका गुस्सा हमेशा बजा होता है। हमारी कामयाब शादी की बुनियाद भी इसी पर कायम है। उसकी हर बात हमेशा सही होती है और मैं अपनी हर गलती को चुपचाप और फौरन कबूल कर लेता हूँ। ऊपर से वह कुछ भी क्यों न कहे, उसे मेरी फर्माबरदारी पर पूरा भरोसा है। बीच बीच में महज मुझे खुश कर देने के ख्याल से वह इस किस्म की शिकायतें जरूर कर दिया करती है। तुम्हें न जाने हर मामूली से मामूली बात पर मेरे खिलाफ डट जाने में क्या मजा आता है। मानती हूँ कि तुम मुझसे कहीं ज्यादा समझदार हो, लेकिन कभी कभी मेरी बात रखने के लिए ही सही, वगैरह वगैरह। मुझे उसके ये झूठे उलाहने बहुत पसंद है, गो मैं उनसे ज्यादा खुश नहीं हो पाता। फिर भी वह समझती है कि इनसे मेरा भ्रम बना रहता है, और मैं जानता हूँ कि बागडोर उसी के हाथ में रहती है और यह ठीक ही है। तो माला दांत पीसकर कह रही थी, अब कुछ बोलोगे भी? मेरे बच्चे पार्क से लौटकर इस मनहूस आदमी को बैठक में बैठा देखेंगे तो क्या कहेंगे? उन पर क्या असर होगा? उफ, इतना गंदा आदमी, सारा घर महक रहा है। बताओ ना, मैं अपने बच्चों से क्या कहूँगी? अब जाहिर है कि माला को कुछ भी नहीं बता सकता था, सो मैं सर झुकाए खड़ा रहा और वह मुंह उठाए बहुत देर तक बरसती रही। वैसे यहाँ यह साफ कर दूं कि वे बच्चे माला अपने साथ नहीं लाई थी। वे मेरे भी उतने ही हैं जितने कि उसके, लेकिन ऐसे मौकों पर वह हमेशा मेरे बच्चे कहकर मुझसे उन्हें यूं अलग कर लिया करती है जैसे कोई कीचड़ से लाल निकाल रहा हो। कभी कभी मुझे इस बात पर बहुत दुख भी होता है, लेकिन फिर ठंडे दिल से सोचने पर महसूस होता है कि शारीरिक सच्चाई कुछ भी हो, रूहानी तौर पर हमारे सभी बच्चे माला के ही हैं। उनके रंगढंग में मेरा हिस्सा बहुत कम है, और यह ठीक ही है, क्योंकि अगर वे मुझ पर जाते तो उन्हें भी मेरी तरह सीधा होने में न जाने कितनी देर लग जाती। मैं खुश हूँ कि उनका कानूनी और शायद जिस्मानी बाप हूँ, उनके लिए पैसे कमाता हूँ और दिलोजान से उनकी माँ की सेवा में दिन रात जुटा रहता हूँ। खैर, कुछ देर यूं ही सिर नीचा किए खड़े रहने के बाद आखिर मैंने निहायत आजिजाना आवाज में कहना शुरू किया था, अरे भाई, मैं तो उस कमबख्त को ठीक तरह से पहचानता भी नहीं, उससे दोस्ती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब अगर रास्ते में कोई आदमी मिल जाए तो न जाने मेरे फिक्रे का अंत क्यों कर होता। शायद होता भी कि नहीं, लेकिन माला ने बीच में ही पांव पटक कर कह दिया, झूठ, सरासर झूठ।
यह कहकर वह अंदर चली गई और मैं कुछ देर तक और वहीं सिर नीचा किए खड़ा रहने के बाद वापस उस कमरे में लौट आया, जहां बैठा वह बीड़ी पी रहा था और मुस्करा रहा था, जैसे सब जानता हो कि मैं किस मरहले से गुजर कर आ रहा हूँ। अब हुआ दरअसल यह था कि उस शाम माला से कुछ दूर अकेला घूम आने की इजाजत मांगकर मैं यूं ही बिना मतलब घर से बाहर निकल गया था। आम तौर पर वह ऐसी इजाजतें आसानी से नहीं देती और न ही मैं मांगने की हिम्मत कर पाता हूँ। बिना मतलब घूमना उसे बहुत बुरा लगता है। कहीं भी जाना हो, किसी से भी मिलना हो, कुछ भी करना या न करना हो, मतलब का साफ और सही फैसला वह पहले से ही कर लेती है, ठीक ही करती है। मैं उसकी समझदारी की दाद देता हूँ। वैसे घर से दूर अकेला मैं किसी मतलब से भी नहीं आ पाता। माला की सोहबत की कुछ ऐसी आदत सी पड़ गई है कि उसके बगैर सब सुना सुना सा लगता है। जब वह साथ रहती है तो किसी किस्म का कोई उलझुल विचार मन में उठ ही नहीं पाता। हर चीज ठोस और बामतलब दिखाई देती है। अंदर की हालत ऐसी रहती है जैसे माला के हाथों सजाया हुआ कोई कमरा हो, जिसमें हर चीज स्क्रीने से पड़ी हो, बेकायदगी की कोई गुंजाइश न हो। और जब वह साथ नहीं होती तो वही होता है जो उस शाम हुआ, या फिर उसी किस्म का कोई और हादसा, क्योंकि उससे पहले वैसी बात कभी नहीं हुई थी। तो उस शाम न जाने किस धुन में मैं बहुत दूर निकल गया था। आम तौर पर घर से दूर होने पर भी मैं घर ही के बारे में सोचता रहता हूँ, इसलिए नहीं कि घर में किसी किस्म की कोई परेशानी है। गाड़ी न सिर्फ चल रही है बल्कि खूब चल रही है। बागडोर जब माला जैसी औरत के हाथ हो तो चलेगी नहीं तो और करेगी भी क्या? नहीं, घर में कोई परेशानी नहीं। अच्छी तनख्वाह, अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे, अच्छे बारसूट दोस्त, उनकी बीवियां भी खूब हट्टी कट्टी और अच्छी, अच्छा सरकारी मकान, अच्छा खुशनुमा लॉन, पास पड़ोस भी अच्छा, महंगाई के बावजूद दोनों वक्त अच्छा खाना, अच्छा बिस्तर और अच्छी बिस्तरी जिंदगी। मैं पूछता हूँ, इस सब के अलावा और चाहिए भी क्या एक अच्छे इंसान को? फिर भी अकेला होने पर घरेलू मामलों को बार बार उलट पलट कर देखने से वैसा ही इत्मीनान मिलता है जैसा किसी भी सेहतमंद आदमी को बार बार आईने में अपनी सूरत देखकर मिलता होगा। मेरा मतलब है कि वक्त अच्छी तरह से कट जाता है, ऊब नहीं होती। यह भी माला के ही सुप्रभाव का फल है, नहीं तो एक जमाना था कि मैं हरदम ऊब का शिकार रहा करता था। हो सकता है कि उस शाम दिमाग कुछ देर के लिए उसी गुजरे हुए जमाने की ओर भटक गया हो। कुछ भी हो, मैं घर से बहुत दूर निकल गया था और फिर अचानक वह मेरे सामने आ खड़ा हुआ था। महसूस हुआ था जैसे मुझे अकेला देखकर घात में बैठे हुए किसी खतरनाक अजनबी ने ही रास्ता रोक लेना चाहा हो। मैं ठिठक कर रुक गया था। उसकी सुती हुई आंखों से फिसलकर मेरी निगाह उसकी मुस्कुराहट पर जा टिकी थी, जहां अब मुझे उसके साथ बिताए हुए उस सारे गर्दालूद ज़माने की एक टिमटिमाती हुई सी झलक दिखाई दे रही थी। महसूस हो रहा था कि बरसों तक रूपोश रहने के बाद फिर मुझे पकड़कर किसी के सामने पेश कर दिया गया हो। मेरा सिर इस पेशी के ख्याल से दबकर झुक गया था। कुछ या शायद कितनी ही देर हम सड़क के उस नंगे और आवारा अंधेरे में एक दूसरे के रूबरू खड़े रहे थे। अगर कोई तीसरा उस समय देख रहा होता तो शायद समझता कि हम किसी लाश के सिरहाने खड़े कोई प्रार्थना कर रहे हैं या एक दूसरे पर झपट पड़ने से पहले किसी मंत्र का जाप। वैसे यह सच है कि उसे पहचानते ही मैंने माला को याद करना शुरू कर दिया था कि हर संकट में मैं हमेशा उसी का नाम लेता हूँ। साथ ही यहाँ से दुम दबाकर भाग उठने की ख्वाहिश भी मन में उठती रही थी। एक उड़ती हुई सी तमन्ना यह भी हुई थी कि वापस घर लौटने के बजाय चुपचाप उस कमबख्त के साथ हो लूं, जहाँ वह ले जाना चाहे चला जाऊं और माला को खबर तक न हो। इस विचार पर तब भी मैं बहुत चौंका था और अभी तक हैरान हूँ,
क्योंकि आखिर उसी से पीछा छुड़ाने के लिए ही तो मैंने माला की गोद में पनाह ली थी। अगर आज से कुछ बरस पहले मैंने उसके खिलाफ बगावत न की होती तो, लेकिन उस भागने को बगावत का नाम देकर मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। मैंने सोचा था और मेरा मुंह शर्म के मारे जल उठा था। उस हरामजादे ने जरूर मेरी सारी परेशानी को भांप लिया होगा। उससे मेरी कोई कमजोरी छिपी नहीं और उससे भागकर माला की गोद में पनाह लेने की एक बड़ी वजह यही थी। उसकी हंसी मुझे सूखे पत्तों की हैबतनाक खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी और उस खड़खड़ाहट में उसके साए में गुजारे हुए ज़माने की बेशुमार बातें आपस में टकरा रही थी। बड़ी ही मुश्किल से आंख उठाकर उसकी ओर देखा था। उसका हाथ मेरी तरफ बढ़ा हुआ था। मैं बिदक कर 2 कदम पीछे हट गया था और उसकी हंसी और ऊंची हो गई थी। कसे हुए दांतों से मैंने उसकी आंखों का सामना किया था। अपना हाथ उसके खुरदरे हाथ में देते हुए और उसकी सांसों की बदबूदार हरारत अपने चेहरे पर झेलते हुए मैंने महसूस किया था जैसे इतनी मुद्दत आजाद रह लेने के बाद फिर अपने आप को उसके हवाले कर दिया हो। अजीब बात है, इस एहसास से जितनी तकलीफ मुझे होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं थी। शायद हर भगोड़ा मुजरिम दिल से यही चाहता है कि उसे कोई पकड़ ले। घर पहुंचने तक कोई बात नहीं हुई थी। अपनी अपनी खामोशी में लिपटे हुए हम धीमे धीमे चल रहे थे, जैसे कंधों पर कोई लाश उठाए हुए हो। जब माला की डांटपट सुन लेने के बाद मुंह बनाए मैं वापस बैठक में लौटा तो वह बदजात मजे में बैठा बीड़ी पी रहा था। एक क्षण के लिए भ्रम हुआ जैसे वह कमरा उसी का हो। फिर कुछ संभलकर उससे नजर मिलाए बगैर मैंने कमरे की सारी खिड़कियां खोल दी, पंखे को और तेज कर दिया, एक झुंझलाई हुई ठोकर से उसके जूतों को सोफे के नीचे धकेल दिया। रेडियो चलाना ही चाहता था कि उसकी फटी हुई हंसी सुनाई दी और मैं बेबस हो उससे दूर हटकर चुपचाप बैठ गया। जी में आया कि हाथ बांधकर उसके सामने खड़ा हो जाऊं, सारी हकीकत सुनाकर कह दूं, देखो दोस्त, अब मेरे हाल पर रहम करो और माला के आने से पहले चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना नतीजा बुरा होगा। लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। कहा भी होता तो सिवाय एक और जहरीली हंसी के उसने मेरी अपील का कोई जवाब न दिया होता। वह बहुत जालिम है, हर बात की तह तक पहुंचने का कायल, और भावुकता से उसे सख्त नफरत है। उसे कमरे का जायजा लेते देख मैंने दबी निगाह से उसकी ओर देखना शुरू कर दिया। टांगे समेटे वह सोफे पर बैठा हुआ एक जानवर सा दिखाई दिया। उसकी हालत बहुत खस्ता दिखाई दी, लेकिन उसकी शक्ल अब भी मुझसे कुछ मिलती थी। इस विचार से मुझे कोफ्त भी हुई और एक अजीब किस्म की खुशी भी महसूस हुई। एक ज़माना था जब वही एकमात्र मेरा आदर्श हुआ करता था, जब हम दोनों घंटों एक साथ घूमा करते थे, जब हमने बार बार कई नौकरियों से एक साथ इस्तीफे दिए थे, कुछ एक से एक साथ निकाले भी गए थे, जब हम अपने आप को उन तमाम लोगों से बेहतर और ऊंचा समझते थे जो पिटी पिटाई लकीरों पर चलते हुए अपनी सारी जिंदगी एक बदनुमा और रवायती घरौंदे की तामीर में बर्बाद कर देते हैं, जिनके दिमाग हमेशा उस घरौंदे की चहारदीवारी में कैद रहते हैं, जिनके दिल सिर्फ अपने बच्चों की किलकारियों पर ही झूमते हैं, जिनकी बेवकूफ बीवियां दिन रात उन्हें तिगनी का नाच नचाती हैं, और जिन्हें अपनी सफेद पोशी के अलावा और किसी बात का कोई गम नहीं होता। कुछ देर मैं उस ज़माने की याद में डूबा रहा। महसूस हुआ जैसे वह फिर उसी दुनिया से एक पैगाम लाया हो, फिर मुझे उन्हीं रोमानी वीरानों में भटका देने की कोशिश करना चाहता हो, जिनसे भागकर मैंने अपने लिए एक फूलों की सेज सवार ली है, जिस पर माला लरीब हर रात मुझसे मेरी फरमाबरदारी का सबूत तलब किया करती है, और जहां मैं बहुत सुखी हूँ। वह मुस्करा रहा था जैसे उसने मेरे अंदर झांक लिया हो। उसे इस तरह आसानी से अपने ऊपर काबिज होते देख मैंने बात बदलने के लिए कहा, कितने रोज यहाँ ठहरोगे?
उसकी हंसी से एक बार फिर हमारे घर की सजी सवरी फिजा दहल गई और मुझे खतरा हुआ कि माला उसी दम वहां पहुंचकर उसका मुंह नोच लेगी। लेकिन यह खतरा इस बात का गवाह है कि इतने बरसों की दास्ता के बावजूद मैं अभी तक माला को पहचान नहीं पाया। थोड़ी ही देर में वह एक बहुत खूबसूरत साड़ी पहने मुस्कुराती इठलाती हुई हमारे सामने आ खड़ी हुई। हाथ जोड़कर बड़े दिलफरेब अंदाज में नमस्कार करती हुई बोली, आप बहुत थके हुए दिखाई देते हैं। मैंने गर्म पानी रखवा दिया है, आप वाश कर लें तो कुछ पीकर ताज़ा दम हो जाए। खाना तो हम लोग देर से ही खाएंगे। मैं बहुत खुश हुआ। अब मामला माला ने अपने हाथ में ले लिया था और मैं यूं ही परेशान हो रहा था। मन हुआ कि उठकर माला को चूम लूं। मैंने कनखियों से उस हरामजादे की तरफ देखा। वह वाकई सहमा हुआ सा दिखाई दिया। मैंने सोचा, अब अगर वह खुद ब खुद ही न भाग उठा तो मैं समझूंगा कि माला की सारी समझ सीख और रंगरूप बेकार है। कितना लुत्फ आए अगर वह कमबख्त भी भाग खड़ा होने के बजाय माला के दाव में फंस जाए और फिर मैं उससे पूछूं, अब बता साले, अब बात समझ में आई? मैंने आंखें बंद कर ली और उसे माला के इर्द गिर्द नाचते हुए, उस पर फिदा होते हुए, उसके साथ लेटे हुए देखा। एक अजीब राहत का एहसास हुआ। आंखें खोली तो वह गुसलखाने में जा चुका था और माला झुकी हुई सोफे को ठीक कर रही थी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन फिर उसकी तनी हुई सूरत से घबराकर नजरें झुका ली। जाहिर था कि उसने अभी मुझे माफ नहीं किया था। नहाकर वह बाहर निकला तो उसने मेरे कपड़े पहने हुए थे। इस बीच माला ने बियर निकाल ली थी और उसका गिलास भरते हुए पूछ रही थी, आप खाने में मिर्च कम लेते हैं या ज्यादा? मैंने बहुत मुश्किल से हंसी पर काबू किया। उस साले को तो खाना ही कब मिलता होता, मैं सोच रहा था और माला की होशियारी पर खुश हो रहा था। कुछ देर हम बैठे पीते रहे। माला उससे घुल मिल कर बातें करती रही, उससे छोटे छोटे सवाल पूछती रही। आपको यह शहर कैसा लगा? बियर ठंडी तो है न? आप अपना सामान कहाँ छोड़ आए? और वह बगले झांकता रहा। हमारे बच्चों ने आकर अपने अंकल को ग्रीट किया, बारी बारी उसके घुटनों पर बैठकर अपना नाम वगैरह बताया, एक दो गाने गाए और फिर गुड नाइट कहकर अपने कमरे में चले गए। माला की मीठी बातों से यूं लग रहा था जैसे हमारे अपने ही हल्के का कोई बेतकल्लुफ दोस्त कुछ दिनों के लिए हमारे पास आ ठहरा हो और उसकी बड़ी सी गाड़ी हमारे दरवाजे के सामने खड़ी हो। मैं बहुत खुश था और जब माला खाना लगवाने के लिए बाहर गई तो उस शाम पहली बार मैंने बेधड़क उस कमीने की तरफ देखा। वह 3-4 गिलास बियर के पी चुका था और उसके चेहरे की जर्दी कुछ कम हो चुकी थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में माला के बाहर जाते ही फिर वही जहर और चैलेंज आ गया था और मुझे महसूस हुआ जैसे वह कह रहा हो, बीवी तुम्हारी मुझे पसंद है, लेकिन बेटे उसे खबरदार कर दो, मैं इतना पिलपिला नहीं जितना वह समझती है। एक क्षण के लिए फिर मेरा जोश कुछ ढीला पड़ गया। लगा जैसे बात इतनी आसानी से सुलझने वाली नहीं। याद आया कि खूबसूरत और शौक औरतें उस जमाने में भी उसे बहुत पसंद थी, लेकिन उनका जादू ज्यादा देर तक नहीं चलता था। फिर भी मैंने सोचा, बात अब मेरे हाथ से निकल गई है और सिवाय इंतजार के मैं और कुछ नहीं कर सकता था। खाना उस रोज बहुत उम्दा बना था और खाने के बाद माला खुद उसे उसके कमरे तक छोड़ने गई थी, लेकिन उस रात मेरे साथ माला ने कोई बात नहीं की। मैंने कई मजाक किए, कहा नहा धोकर वह काफी अच्छा लग रहा था, क्यों? बहुत छेड़छाड़ की, कई कोशिशें की कि सुलहनामा हो जाए, लेकिन उसने मुझे अपने पास फटकने नहीं दिया। नींद उस रात मुझे नहीं आई, फिर भी अंदर से मुझे इत्मीनान था कि किसी न किसी तरह माला दूसरे रोज उसे भगा सकने में जरूर कामयाब हो जाएगी। लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला।
माना कि माला बहुत चालाक है, बहुत समझदार है, बहुत मनमोहिनी है, लेकिन उस हरामजादे की ढिठाई का भी कोई मुकाबला नहीं। 3 दिन तक माला उसकी धातिरोतवाजो करती रही। मेरे कपड़ों में वह अब बिल्कुल मुझ जैसा हो गया था और नजर यूं आता था जैसे माला के 2 पति हों। मैं तो सुबह सवेरे गाड़ी लेकर दफ्तर को निकल जाता था। पीछे उन दोनों में न जाने क्या बातें होती थी, लेकिन जब कभी उसे मौका मिलता वह मुझे अंदर ले जाकर डांटने लगती, अब यह मुर्दार यहाँ से निकलेगा भी कि नहीं। जब तक यह घर में है हम किसी को न तो बुला सकते हैं न किसी के यहाँ जा सकते हैं। मेरे बच्चे कहते हैं कि इसे बात करने तक की तमीज नहीं। आखिर यह चाहता क्या है? मैं उसे क्या बताता कि वह क्या चाहता है? कभी कहता थोड़ा सब्र और करो, अब जाने की सोच रहा होगा। कभी कहता क्या बताऊं, मैं तो खुद शर्मिंदा हूँ। कभी कहता तुमने खुद ही तो सिर पर चढ़ा लिया है, अगर तुम्हारा बर्ताव रूखा होता तो। माला ने अपना बर्ताव तो नहीं बदला, लेकिन चौथे रोज अपने बच्चों सहित घर छोड़कर अपने भाई के यहाँ चली गई। मैंने बहुतेरा रोका, लेकिन वह नहीं मानी। उस रोज वह कमबख्त बहुत हंसा था, जोर जोर से, बार बार। आज माला को गए 5 रोज हो गए हैं। मैंने दफ्तर जाना छोड़ दिया है। वह फिर अपने असली रंग में आ गया है। मेरे कपड़े उतारकर उसने फिर अपना वह मैला सा कुर्ता पायजामा पहन लिया है। कहता कुछ नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि क्या चाहता है। वह मौका फिर हाथ नहीं आएगा। वह चली गई है। बेहतर यही है कि उसके लौटने से पहले तुम भी यहाँ से भाग चलो। उसकी चिंता मत करो, वह अपना इंतजाम खुद कर लेगी। और आज आखिर मैं उसे थोड़ी देर के लिए बेहोश कर देने में कामयाब हो गया हूँ। अब मेरे सामने 2 रास्ते हैं। एक यह कि होश आने से पहले मैं उसे जान से मार डालूं, और दूसरा यह कि अपना जरूरी सामान बांधकर तैयार हो जाऊं और ज्यों ही उसे होश आए हम दोनों फिर उसी रास्ते पर चल दें जिससे भागकर कुछ बरस पहले मैंने माला की गोद में पनाह ली थी। अगर माला इस समय यहाँ होती तो कोई तीसरा रास्ता भी निकाल लेती, लेकिन वह नहीं है और मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं। स्रोत पुस्तक हिंदी कहानी संग्रह, पृष्ठ 173, संपादक भीष्म साहनी, रचनाकार कृष्ण बलदेव वैद, प्रकाशन साहित्य अकादमी।